हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस अपने चैनल सूर्यांश सिंह में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4। इसके पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं चैप्टर 2 का। इसमें पहला टॉपिक है परमाणु की स्पेक्ट्रम। परमाणु की स्पेक्ट्रम क्या है? प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश गुजारने पर यह देखा गया कि कम तरंगदैर्घ्य की तरंग अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है। सफ़ेद प्रकाश रंगीन पट्टियों की श्रृंखला में फैल जाना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो जब श्वेत प्रकाश को इस पे प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है विप्योर में। इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अब परमाणुविक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण को एक परमाणु से गुजारा जाता है तो परमाणु कुछ तरंग दैर्ध्यों की किरणों को अवशोषित कर शेष को छोड़ देता है तथा शेष किरणों का एक असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा जब परमाणु अवशोषित किए हुए किरणों को छोड़ता है तो एक और असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जब कोई किरण परमाणु के ऊपर डाली जाएगी तो वो कई रंगों से मिलकर बनी होगी, तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। मान लिया कितने तरंग दैर्ध्य छोड़ दी गई। अब परमाणु क्या करेगा कि इसमें से मान लीजिए कि लैम्डा 2, लैम्डा 4, लैम्डा 6 को अवशोषित कर लिया, तो शेष को वैसे ही छोड़ देगा। तो ये जहाँ स्पेक्ट्रम बनेगा इसमें लैम्डा 2, लैम्डा 4, लैम्डा 6, लैम्डा 10 ऐसे जिसको अवशोषित किया जाएगा उसकी जगह खाली बचेगी। इसी को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे और इसको रेखा स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जिस तरीके का स्पेक्ट्रम बना है उसे रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब परमाणु जब अपने द्वारा इस अवशोषित किए हुए तरंगदैर्घ्य की किरणों को जब छोड़ेगा तब ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे लैम्डा 2 अवशोषित किया गया, उसको छोड़ा, लैम्डा 4 को छोड़ा, लैम्डा 6 को छोड़ा, लैम्डा ऐसे छोड़ दिया, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। यह रेखा स्पेक्ट्रम ये भी है, लाइन के रूप में लगता है ना, तो रेखा स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर ने अपना मॉडल सन 1913 में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा में घूमने की बात कही। उनके परमाणु मॉडल के निम्न अभिगृहित हैं कि उन निम्न बातें कहीं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। वह अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल के कारण एक दूसरे की तरफ नहीं जाते। मतलब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में, वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं और उन पे ये होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन माइनस है और प्रोटॉन प्लस है तो क्यों नहीं दोनों एकदम चिपक जाते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन गोले में घूमता है तो जब कोई वस्तु जब गोले में घूमती है तो उस पर 2 बल लगते हैं, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय अंदर की ओर, अपकेंद्रीय बाहर की ओर। तो दोनों बल उसको संतुलित कर देते हैं, इससे वो वस्तु कहीं नहीं जाती। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, तो दोनों बल उसको संतुलित कर देता है। इसी कारण वह वस्तु कहीं इधर उधर नहीं जाती, निश्चित कक्षा में घूमती रहती है। अब दूसरा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा स्तर पर न ही ऊर्जा लेता है जबकि न ही ऊर्जा की हानि करता है। मतलब अपनी ऊर्जा स्तर पर न ही वो ऊर्जा लेगा न ही ऊर्जा देगा। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तब वो उच्च स्तर पर चला जाता है तथा पुनः निम्न ऊर्जा स्तर पर आने के लिए ऊर्जा का ह्रास होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दिए तो उसके पास अधिक ऊर्जा आ गई तो वो कूद कर ऊपरी ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा और जब कुछ समय बाद वह फिर अपने मूल ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए अपनी ऊर्जा को छोड़ देगा, तब वह ऊर्जा का ह्रास करेगा और वह निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाएगा। क्या है? इलेक्ट्रॉन उसी कक्षकों में रहते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग mdr होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, गोला में घूम रहा है तो उसका त्रिज्या r है, वेग v है, द्रव्यमान m है, तो कोणीय संवेग mdr होगा। तो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब जिस स्थान पे, जिस कक्षा में उसका कोणीय संवेग h/2π का h/2π से पूर्ण रूप से कट जाए,
जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 से पूर्ण रूप से कट जाए वही कक्षा उसकी मूल कक्षा हो, मतलब उसी कक्षा में वो घूर्णन करेगा, परिक्रमण करेगा नाभिक का। तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं इसको mvr/n/h/2 तो n का मान यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अनंत तक एक कक्षा होगी। अब n बराबर 1 के लिए क्या होगा कोणीय संवेग mvr/h/2 2 n बराबर 2 के लिए mvr 2h/2 तो h/पाई हो जाएगा ये। n बराबर 3 के लिए mvr 3h/2। और अगला है इसमें हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में ऊर्जा दी जाती है तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। जब जो उसको तरंग के रूप में ऊर्जा दे दी गई तो वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा, पहले ही है बोर्ड मॉडल में। तब फिर वह निम्न स्तर की ओर हर कई स्तरों, मतलब निम्न स्तर की ओर कई स्तरों से होता हुआ आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 से 4 पे चला गया तो मान लीजिए पहले 1 से 3 पे भी आ सकता है, 3 से 4 से 3 पे भी आ सकता है, 3 से फिर 1 पे आ सकता है, चाहे वो 4 से 2 पर आएगा फिर 1 पर आ जाएगा, मतलब उसके कई रास्ते हो सकते हैं। वह हर ऊर्जा के स्तर पर अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिससे रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे 4 पे 3 आया तो ऊर्जा उत्सर्जित कर दिया, फिर 3 से 1 पे आ गया तो ऊर्जा उत्सर्जित किया, तो 2 रेखा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएंगे। मतलब 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया, तो जहाँ जहाँ वो रुकेगा वहाँ 3 से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले स्तर पर आता है तो वह जिन तरंगों को ऊर्जा के रूप में निकालता है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले पे आया डायरेक्ट, तो उसे लाइमन श्रेणी कहेंगे। जिन तरंगों को ऊर्जा के रूप में निकालेगा उसे लाइमन श्रेणी कहेंगे। इसी प्रकार जब दूसरे पे आएगा किसी भी से तो बामर श्रेणी कहेंगे, तीसरे पर आएगा तो पाश्चन श्रेणी कहेंगे, चौथे पर आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी कहेंगे, पांचवें पर आएगा तो फंड श्रेणी कहेंगे, छठवें पे आएगा तो हम्फ्री श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में मान लीजिए कि ये 8वें से आया, 7वें से आया, छठे से आया, 5वें से आया, चौथे से आया, तीसरे से आया, दूसरे से आया, तो ये पहले पे आया, इसको लाइमन श्रेणी कहेंगे। ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब कहीं से दूसरे पे आया तो इसे बामर श्रेणी दृश्य किरणें होती हैं। ये तीसरे पे आया तो पाश्चन श्रेणी इंफ्रारेड होता है, चौथे पे आया तो ब्रैकेट श्रेणी, ये भी इंफ्रारेड होता है, पांचवें पे आया तो फुंड श्रेणी, ये भी इंफ्रारेड होता है, छठे पे आया तो हम्फ्री श्रेणी, ये भी इंफ्रारेड होता है। हाइड्रोजन का है रेडबर्ग सूत्र। अब आगे एक निकला रेडबर्ग सूत्र। रेडबर्ग क्या सूत्र है कि म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH पोस्ट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसका मात्रक सेंटीमीटर में। यहाँ RH क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है, जहाँ RH का मान इतना है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 कहाँ है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये उसका फार्मूला है। जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा ना तो कुछ तरंग के रूप में ऊर्जा छोड़ेगा ना, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, मतलब उसकी ये तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या है और तरंग संख्या है, तरंग संख्या क्या है, यही जानने के लिए रेडबर्ग फार्मूला यूज होता है। तब n1 यहाँ रखेंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया। मान लीजिए 4 से आ गया 1 पे तो n1 नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, मान लीजिए 4 से 1 पर आ गया तो n1 1 होगा। n2 क्या होता है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब 4 से 1 पे आया तो 4 n2 होगा, वहीं से आ रहा है। और म्यू बार तरंग संख्या, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा, यहाँ RH का मान रख देंगे और यहाँ पर n1 लाइमन श्रेणी को तो निश्चित है, कहीं से आएगा तो 1 पे आएगा तो n1 1 हो गया। n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लाइमन श्रेणी के सूत्र हो गया। वैसे ही ये बामर श्रेणी के लिए सूत्र हो गया, n1 हमेशा 2 ही होगा। और वैसे ये ब्रैकेट श्रेणी के लिए सूत्र होगा, n1 हमेशा 3 होगा। ये सूत्र होगा। अब इलेक्ट्रॉन की आप किसी भी कक्षा में है ऊर्जा उसकी निकालिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में उसकी ऊर्जा निकालिए, तीसरे कक्षा में उसकी ऊर्जा निकालिए, पहले कक्षा में उसकी ऊर्जा निकालिए, तो उसके लिए ये फार्मूला है E ऊर्जा बराबर माइनस RH/n²Z²। तो यहाँ RH वही चीज़ नहीं है, RH का ये चेंज है यूनिट। इसका यहाँ RH का मान होगा 2.180 × 10⁻18 जूल। और यहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। N क्या है? कोषों की संख्या, किस कोष में उपस्थित है वही ना ऊर्जा निकालेंगे। अब Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, जिस तत्व का हम निकालें उसको परमाणु क्रमांक है।
माना n बराबर 1 है, z बराबर 1 है, तब निकालिए ऊर्जा। तो E बराबर हो जाएगा RH का मान रख देंगे और n का मान 1 है, z का मान 1 है, तो E ऊर्जा सिंपली निकल गई -2.18 × 10⁻18 जूल। अब क्या होगा कि माना इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से E2 ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ग्रहण कर जाएगा तथा पुनः E2 से E1 में आ जाता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो E1 से E2 में जाएगा, मान लीजिए यहाँ 10 ऊर्जा है और यहाँ 50 ऊर्जा है, तो कितनी ऊर्जा देने के लिए E2 में चला जाएगा? कितनी ऊर्जा देंगे? 40 ऊर्जा देंगे तो E2 में चला जाएगा। और जब आएगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? जितना अंतर रहेगा उतना ही ना, ये 50 है 40 है 50 है, ये 10 है, तो 40 ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वही निकालने के लिए जो ऊर्जाओं में अंतर होगा, जितनी ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा, तो उसी को डेल ई कहा गया। तो डेल ई क्या होगा? E2 माइनस E1 ऊर्जाओं का अंतर, और डेल ई को तो E2 का क्या होगा? यहाँ पढ़े हैं फार्मूला इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में ऊर्जा की। तो E2 क्या होगा उस हिसाब से? -RH/N2 का स्क्वायर, ये होगा -RH/N2 का स्क्वायर। N क्या है? वो कोस है, E2 है तो ये कोस दूसरा है, ये पहला है, तो N2 हो गया। अब माइनस लगा है, माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ -RH/N1 का स्क्वायर, ये इस कक्षक की ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल E = -RH/N2 का स्क्वायर प्लस RH/N1 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस गुणा होगा, प्लस हो गया। अब ये आगे सॉल्व करेंगे, डेल E बराबर RH कॉमन ले लिया मैंने, फिर यहाँ 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बचा। उसके बाद डेल ई क्या होता है? ऊर्जा ही ना होती है, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? एच म्यू बराबर RH पोस्ट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? C बराबर लैम्डा म्यू होता है, पहले पढ़ चुके हैं हमने, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। अब म्यू = जब इसको इधर भेजेंगे तो C/λ हो जाएगा। तो यहाँ म्यू है, इसका C/λ लेकर रख देंगे उसकी जगह, तो HC/λ हो गया। अब RH आगे का जैसे वैसे उतार देंगे, RH पोस्ट में N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर 1/। अब जब क्या करेंगे कि HC को इधर भेजेंगे तो भाग होगा, तो 1/λ = RH/HC पोस्ट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जैसे वैसे लिख देंगे। अब RH का मान रखेंगे 2.18 × 10⁻18, H का प्लांक नियतांक है तो इसका मान रखेंगे 6.626 × 10⁻34, और ये C क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल है, उसको रख देंगे 3 × 10⁸। तो इसको अब रख दिए, अब ये जैसे कि तैसे उतार देंगे। अब इसी को कहते हैं तरंग संख्या, म्यू बार = 1/λ = 1.0967 × 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये जो होगा वो मीटर इनवर्स में होगा, इसीलिए यहाँ डेसिमल लगा है। सेंटीमीटर इनवर्स में होता तो यहाँ डेसिमल नहीं लगता। अब इसको हल कर देंगे, ये निकल गया। मतलब इस फार्मूले से हम लोग ये वाला फार्मूला प्रूफ कर दिए, ये मतलब था इसका। अब क्या है? बोर की मॉडल की सीमाएं क्या है? बोर मॉडल की सीमाएं क्या है? बोर के मॉडल की सीमाएं निम्न है। कुछ उनकी लिमिटेशन थी, कुछ गलतियां भी थी उसमें, गलतियां नहीं कहेंगे, मतलब लिमिटेशन थी। यह एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मान्य है, मतलब यह उसी स्पीसीज मतलब आयन भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह उसी के लिए मान्य है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस में केवल एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2+ में केवल एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3+ में केवल एक इलेक्ट्रॉन आदि। ये केवल उन्हीं के लिए मान्य होता है, मतलब काम करता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन। 2 होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अगला क्या है? यह मॉडल वृत्ताकार कक्षकों के बारे में बताता है, परंतु दीर्घ वृत्ताकार कक्षकों के बारे में नहीं बताता। मतलब उन्होंने कहा था कि वृत्ताकार कक्षकों, तो वृत्ताकार कक्षकों के बारे में तो बता दिया, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कक्षकों के बारे में नहीं बता पाता है। ये एक दूसरी सीमा है इसकी। तीसरी, परमाणु निकलने वाली स्पेक्ट्रम को जब चुंबकीय क्षेत्र से घुराया गया तो महीन रेखाओं में बट गया, इसे यह मॉडल नहीं बता पाया। मतलब जब परमाणु से निकलता है स्पेक्ट्रम, पहले पढ़ चुके हैं, तो रेखाओं के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया
कि ये रेखाएं और महीन महीन रेखाओं में बट गई और महीन महीन रेखाओं में बट गई, तो इसे जीमान प्रभाव कहा गया। लेकिन इसको यह मॉडल नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, तो ये कमी हो गई। और ठीक चौथा भी सेम टू सेम, परमाणु से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, जब गुजारा गया तो महीन रेखाओं में बट गया, इसे मॉडल नहीं बता पाया। ठीक उसी तरह स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ जब इसको विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया, तब भी ये और महीन रेखाओं में बट गया, इसे स्टार्क प्रभाव कहा गया, इसे भी यह मॉडल नहीं बता पाया, तो ये इसकी त्रुटि हुई। अब पांचवा क्या है, इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का भी पता नहीं चला। जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं आ रही हैं, इसकी तीव्रता का भी इस मॉडल से पता नहीं चल पाया, तीव्रता क्या होगी इसकी, ये कमी हो गई इस मॉडल की। छठवीं लास्ट कमी क्या है, इस मॉडल से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या संभव नहीं। मतलब ये जो मॉडल था, इससे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो आगे है, उसकी व्याख्या भी ये इस मॉडल से नहीं कर पाए, ये एक और त्रुटि हो गई। 6 त्रुटियां। अब अगला है दे ब्रॉगली की परिकल्पना, दे ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। दे ब्रॉगली की परिकल्पना क्या है, दे ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना सन 1924 में प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक द्रव्य का द्वैत व्यवहार होता है, अर्थात प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, ये उन्होंने बताया इंपॉर्टेंट चीज। इस आधार पर किसी कण के लिए तरंगदैर्घ्य तथा संवेग के बीच निम्नलिखित संबंध बनाया। मतलब उन्होंने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन या कण है तो वो क्या करेगा, वो कण की तरह और तरंग की तरह, दोनों की तरह वो व्यवहार करेगा। तब जब दोनों की तरह व्यवहार करेगा तो इसी को उन्होंने कण का द्वैत व्यवहार कहा, कण का द्वैत व्यवहार करा। इसके लिए उन्होंने तरंगदैर्घ्य तथा संवेग के बीच संबंध संबंध बताया कि जब वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा, मतलब गति में रहेगा, तो उसका कुछ न कुछ संवेग होगा, कुछ न कुछ संवेग होगा। नहीं, जब वो तरंग की तरह रहेगा तो कुछ न कुछ तरंगदैर्घ्य भी होगा, तरंगदैर्घ्य भी होगा ना, और संवेग भी होगा। तो इसमें उन्होंने संबंध बताया तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच। क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा एम वी। एम वी को क्या लिख सकते हैं, पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा पी, ये उनका फॉर्मूला था। अब तरंग का क्या होगा, तरंग का ये होगा ना, तरंग में ये ई इज इक्वल टू एच बटा म्यू लिख सकते हैं, तो एच बराबर सी बटा लैम्डा लिख सकते हैं, इसको तरंग की तरफ से ये फार्मूला हुआ। अब कण भी उन्होंने बताया था, कण का क्या होता है, आइंस्टीन का फार्मूला, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इससे देखिए ई और ई दोनों है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब लैम्डा को इधर भेज के तो एच सी बटा में चला जाएगा, एच सी ऊपर आ जाएगा, एम सी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बटा एम सी स्क्वायर, एक सी से स्क्वायर कट गया, तो एच बटा एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा एम सी, सी इज इक्वल टू वी, मतलब ये भी चाल है, वी को भी चाल करते हैं, मतलब लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा एम वी, ये आ गया, यही फार्मूला उन्होंने बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा एम वी, ये यहाँ से निकल गया, ये सिद्ध हो गया दे ब्रॉगली का सिद्धांत। अब अगला है, लास्ट है इसमें, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। ये क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये कहता है द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, मतलब ये दे ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार है। एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण करना असंभव है। मतलब वो चल भी रहा है, आप कह रहे हैं कि वो कण भी है, तो उसका कैसे हम संवेग निकालेंगे, कण है, उसकी चाल तो कुछ है नहीं, और अगर वो चल रहा है तो उसकी स्थिति का कैसे हम पता लगाएंगे, जब चल रहा है तो थोड़ी दूर चल जाएगा, कैसे स्थिति का करेक्ट हम पता लगा पाएंगे जब वो गतिमान है। इसी में उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ त्रुटि जरूर होगी, कुछ न कुछ त्रुटि जरूर होगी निकालने में। इसी को उन्होंने फार्मूला दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये उन्होंने फार्मूला दिया, जहाँ डेल एक्स है स्थिति में त्रुटि, स्थिति में देखने में थोड़ी त्रुटि जरूर होगी, और डेल पी है संवेग में त्रुटि, जब संवेग में त्रुटि जरूर होगी। अब इसी को उन्होंने इस फार्म में भी लिख दिया, डेल एक्स इंटू एम
डेल बी समय को लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यही उनका सिद्धांत था हाइजेनबर्ग का। अब ये मैंने आपको बताया है, अब इसको देखिए मेरे नोट से ऊपर देख लीजिए, ये सब हमने बताया, सब पढ़ा। यहाँ खत्म होते हैं मेरे नोट्स। ये था चैप्टर 2 का पार्ट 4। इसके आगे भी है, क्वांटम संख्याएं हैं और बातें हैं, तो इसके आगे अबाउ नियम है। तो ये सब मैं आगे वाले पार्ट में लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, लाइक एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे और ही ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।